कि हैज द टाइम कम कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करके इंडिया का पहला फाइनेंशियल यूनियन टेरिटरी यानी कि एक ऑटोनोमस यूटी बना दिया जाए? क्या इंडिया को अपने मेगा सिटीज को स्टेट पॉलिटिक्स की जंजीरों से आजाद कर देना चाहिए? हैज दैट टाइम कम? इन सभी के सभी महानगरों में एक कॉमन प्रॉब्लम निकल कर आती है, और वो कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि मेगा सिटीज की कोई रियल पावर नहीं है। ये सिटीज अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंडर आते हैं, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ बिग क्लैश ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पर्टेनिंग टू दीज महानगर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रूरल डेवलपमेंट की फंडिंग के लिए पैसा कहां से आ रहा है? वो आ रहा है इन महानगरों से। तो ये पैसा दे रहे हैं लेकिन खुद इनके पास नहीं है। एक ऐसी सिटी जो ग्लोबल लेवल पर कंपीट करना चाहती है, लेकिन स्टेट लेवल की कास्ट और रीजनल पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने बेसिक फ्लाईओवर्स और मेट्रो लाइंस कई दशकों तक यहाँ पर कंप्लीट ही नहीं हो पाते। अगर हम पूरे देश के टैक्स कलेक्शन की बात करें तो आपको पता है मुंबई अकेला भारत का लगभग 30% डायरेक्ट टैक्स इनकम प्लस कॉर्पोरेट और ऑलमोस्ट 60% कस्टम ड्यूटीज कंट्रीब्यूट करता है। महाराष्ट्र की टोटल जीडीपी का ये लगभग 20% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ मुंबई के एमएमआर रीजन से आ रहा है। लेकिन इस बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन के बदले मुंबई को वापस क्या मिल रहा है? तो बीएमसी एशिया का सबसे अमीर सिविक बॉडी है। इसका एनुअल बजट जो है 60,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ये बजट इंडिया के कई छोटे स्टेट्स के पूरे स्टेट बजट से भी ज्यादा है। तो अगर बीएमसी के पास इतना सारा पैसा है तो मुंबई ऐसी कंडीशन में आखिर है क्यों? जब तक मुंबई का पैसा अलग अलग स्टेट रन एजेंसीज और पॉलिटिशियंस मतलब अपने इंटरेस्ट के बीच में बांटते रहेंगे, तब तक ये सिटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट ये इम्पॉसिबल है। ये कोई न्यू चीज नहीं है ना। ये मुंबई की ऑलमोस्ट डेली रियलिटी है। हर साल मॉनसून आती है, वी नो दैट। हर साल मुंबई डूबती है, वी ऑल्सो नो दैट। और हर साल स्पिरिट ऑफ मुंबई के नाम पर लोग फिर से लोकल ट्रेन में लटक कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ इंडिया की सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने वाला ये शहर, और दूसरी तरफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये तरसता हुआ यहाँ पर रहने वाला आम आदमी। सो क्लियरली वी नो दैट मुंबई में ना एक टिपिकल पैराडॉक्स है। Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. हाँ जी दोस्तों, तो मॉनसून सीजन स्टार्ट हो चुका है। जस्ट इमेजिन कि एक टिपिकल जुलाई की सुबह है आपकी मुंबई के अंदर। भयंकर बारिश हो रही है, लोकल ट्रेन्स लेट हैं और स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। अगर आप सड़क से जा रहे हैं तो ट्रैफिक जैम ने पूरा रास्ता आपका ब्लॉक कर रखा है, और हर तीसरे मीटर के ऊपर, जैसा कि इंडियन रोड्स पर होता है, आपको एक खड्डा यानी कि पॉट होल या आपकी गाड़ी का सस्पेंशन टेस्ट कर रहा होगा। ये कोई न्यू चीज़ नहीं है ना। ये मुंबई की ऑलमोस्ट डेली रियलिटी है। हर साल मॉनसून आती है, वी नो दैट। हर साल मुंबई डूबती है, वी ऑल्सो नो दैट। और हर साल स्पिरिट ऑफ मुंबई के नाम पर लोग फिर से लोकल ट्रेन में लटक कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। हाउएवर, इस ग्राउंड रियलिटी के ठीक पैरेलल एक और रियलिटी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज दिस इज द सेम मुंबई विच ऑल्सो हाउसेज द फाइनेंशियल पावर हाउसेज ऑफ इंडिया, जिसके पास एशिया की सबसे पुरानी और काफी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी, जहां आरबीआई बैठता है, जहां इंडिया के सभी मेजर बैंक्स और कॉरपोरेट हाउसेस के हेडक्वार्टर्स हैं। ये वही शहर है जहां एंटीलिया जैसे $1 बिलियन घर बने हुए हैं, और जहां का रियल एस्टेट दुनिया के सबसे महंगे रियल एस्टेट्स में से एक है। एक तरफ इंडिया की सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने वाला ये शहर, और दूसरी तरफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये तरसता हुआ यहां पर रहने वाला आम आदमी। सो क्लियरली वी नो दैट मुंबई में ना एक टिपिकल पैराडॉक्स है। दोस्तों, मैं हूं चंदन शर्मा, और आज इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम की कंप्लेंट नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी बात पर डिस्कशन करेंगे जो शायद पॉलिटिकल सर्कल्स में टैबू है, लेकिन इकोनॉमिकली एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी ये चीज बनती जा रही है। आज का सवाल थोड़ा सा बोल्ड और रैडिकल है, और यह सवाल है कि हैज द टाइम कम कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करके इंडिया का पहला फाइनेंशियल यूनियन टेरिटरी यानी कि एक ऑटोनोमस यूटी बना दिया जाए? क्या इंडिया को अपने मेगा सिटीज को स्टेट पॉलिटिक्स की जंजीरों से आजाद कर देना चाहिए? हैज दैट टाइम कम? तो आइए इस पूरे मुद्दे को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली, प्रॉपरली, एक अनबाइस्ड तरीके के साथ एनालाइज करते हैं। अगर हम देखो दोस्तों, ध्यान से देखें तो ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ मुंबई की नहीं है। आप बेंगलुरु को ले लीजिए, इंडिया की सिलिकॉन वैली, जहां एक तरफ आईटी जायंट्स दिन भर $1 बिलियन की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो दूसरी तरफ वहां के लोग कई घंटों तक ये सिल्क बोर्ड की ट्रैफिक में फंसे रहेंगे। या फिर चेन्नई को आप देख लो, हैदराबाद को देख लो, वहां भी एग्जैक्टली यही हाल है। इन सभी के सभी महानगरों में एक कॉमन प्रॉब्लम निकल कर आती है, और वो कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि मेगा सिटीज की कोई रियल पावर नहीं है। ये सिटीज अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंडर आते हैं, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ बिग क्लैश ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पर्टेनिंग टू दीज महानगर्स। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है उसका सिंपल लॉजिक कहता है कि जो इंजन सबसे ज्यादा ग्रोथ दे रहा है उसमें ज्यादा फ्यूल डालो, सभी को आगे लेकर जाएगा वो। लेकिन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का लॉजिक ये थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। पॉलिटिक्स नंबर्स का गेम बन जाता है।
अगर हम महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लें इस नंबर के गेम्स में, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 280 सीट्स हैं, 288। इसमें से मुंबई और सब अर्बन्स मिलाकर यहाँ पर 36 सीट्स आती हैं। अब आप खुद सोचिए कि महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसका प्राइमरी पॉलिटिकल सर्वाइवल किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? 36 सीट्स के ऊपर जो मुंबई से आ रही हैं, या फिर उन बची हुई 252 सीट्स पर जो विदर्भ, मराठवाड़ा और बाकी के महाराष्ट्र से आती हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों, मेजॉरिटी सीट्स रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में हैं। इसलिए जब स्टेट का बजट बनता है या जब मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं, तो प्राइमरी फोकस हमेशा एग्रेरियन क्राइसिस, रूरल डेवलपमेंट और फार्मर्स की सब्सिडीज पर होता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा यार कि रूरल डेवलपमेंट, पता है मुझे इंपॉर्टेंट है, राइट, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, वो एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रूरल डेवलपमेंट की फंडिंग के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है इन महानगरों से। तो ये पैसा दे रहे हैं लेकिन खुद इनके पास नहीं है। तो मुंबई को बेसिकली एक कैश काउ की तरह ट्रीट किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स यहाँ से टैक्स कलेक्ट करती हैं, लेकिन वापस सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा जितने की जरूरत है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसी सिटी जो ग्लोबल लेवल पर compete करना चाहती है, लेकिन स्टेट लेवल की कास्ट और रीजनल पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने बेसिक फ्लाईओवर्स और मेट्रो लाइंस ये कई दशकों तक यहां पर कंप्लीट ही नहीं हो पाते। एक महानगर का वोटर हमेशा एलियनेटेड फील करता है, क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक अर्बन प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल मास ट्रांजिट, वेस्ट मैनेजमेंट और हाउसिंग, ये स्टेट पॉलिटिक्स के ग्रैंड नैरेटिव में ना कहीं गायब सी हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं। अब थोड़ा नंबर्स के ऊपर आते हैं, ठीक है, लेट्स डिस्कस सम मोर स्टैटिस्टिक्स। तो इस आर्गुमेंट की डेप्थ को और क्लियर समझने के लिए वी नीड दीज नंबर्स। अगर हम पूरे देश के टैक्स कलेक्शन की बात करें, तो आपको पता है मुंबई अकेला भारत का लगभग 30% डायरेक्ट टैक्स, इनकम प्लस कॉर्पोरेट, और ऑलमोस्ट 60% कस्टम ड्यूटीज कॉन्ट्रीब्यूट करता है। महाराष्ट्र की टोटल जीडीपी का ये लगभग 20% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ मुंबई के एमएमआर रीजन से आ रहा है। लेकिन इस बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन के बदले मुंबई को वापस क्या मिल रहा है? बीएमसी की बात करते हैं हम, है ना। व्हाट इज मुंबई गेटिंग? ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखते हैं, तो बीएमसी एशिया का सबसे अमीर सिविक बॉडी है। इसका एनुअल बजट जो है 60,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ये बजट इंडिया के कई छोटे स्टेट्स के पूरे स्टेट बजट से भी ज्यादा है। तो अगर बीएमसी के पास इतना सारा पैसा है, तो मुंबई ऐसी कंडीशन में आखिर है क्यों? The answer to this question is hidden in the multiplicity of authorities and lack of accountability. मुंबई को ना कोई एक सिंगल अथॉरिटी गवर्न नहीं करती। मुंबई एक ऐसी खिचड़ी बना पड़ा है जिसमें 10 अलग अलग रसोइये घुसे पड़े हैं, अपना अपना मसाला डाल रहे हैं। अगर आपको एक सड़क बनानी है, तो सड़क ये बीएमसी की होगी, उसके नीचे की पाइपलाइन किसी और डिपार्टमेंट की होगी। ट्रैफिक कंट्रोल ये मुंबई पुलिस करेगी जो स्टेट होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और अगर वहां कोई बड़ा फ्लाईओवर बनाना है, तो ये एमएमआरडीए पिक्चर में आ जाएगा फिर, जो सीधा चीफ मिनिस्टर के अंडर होता है। अगर स्लम रीडेवलपमेंट का केस है, तो एसआरए और एमएचएडीए ये इन्वॉल्व हो जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट, मुंबई का जो लाइफ ब्लड है, यानी कि इसकी लोकल ट्रेन्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है, उसके अंडर आते हैं। इतनी सारी एजेंसीज, इतने सारे ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस, और आपस में मतलब इनकी जीरो कोऑर्डिनेशन की वजह से मुंबई सफर्स। एंड आपको पता है बीएमसी का जो मेयर है, ये सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट है। हकीकत में बेचारे के पास कोई पावर ही नहीं है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, ना ही बजट क्लियर करने की कोई अथॉरिटी है। असली पावर पता है किसके पास होती है? म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। यानी घूम फिर कर मुंबई का रिमोट कंट्रोल वापस स्टेट पॉलिटिक्स के कैपिटल में चला जाता है। जब तक मुंबई का पैसा अलग अलग स्टेट रन एजेंसीज और पॉलिटिशियंस मतलब अपने इंटरेस्ट के बीच में बांटते रहेंगे, तब तक ये सिटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट ये इम्पॉसिबल है। और हो ये रहा है कि टैक्स एक्सट्रैक्शन और पुअर एलोकेशन की वजह से ये सिटी जो है एक विशियस साइकिल में फंसता जा रहा है। अब भारत से थोड़ा बाहर आकर देखो, दुनिया के जो टॉप ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स है ना, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर एंड हांगकांग, उन्होंने अपने सिटीज को मैनेज कैसे किया? क्या उनकी कामयाबी सिर्फ पैसे होने की वजह से हुई? द आंसर इज नो। ये जो शहर हैं, इनका सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यानी प्रशासनिक स्वतंत्रता। लंदन का एग्जाम्पल देखो आप। लंदन में मेयर ऑफ लंदन और ग्रेटर लंदन अथॉरिटी का वहां पर एक कॉन्सेप्ट है। तो लंदन का मेयर जो होता है ना, ये एक डायरेक्टली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव होता है जिसके पास एक्चुअल पावर्स हैं। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, पुलिसिंग, हाउसिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब कुछ लंदन के मेयर के डायरेक्ट कंट्रोल में आती हैं।
अगर लंदन में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है या फिर लेट्स से कोई आपने न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना है, तो मेयर को सेंट्रल यूके गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूके की है, तो उसकी कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, वो डायरेक्टली मेयर यहाँ पर अकाउंटेबल होता है लंदन की पब्लिक को। सिंगापुर और हांगकांग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी अलग सिस्टम है। सिंगापुर एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट है, उनके पास पूरी आज़ादी है अपने लॉज, टैक्सेस और अर्बन प्लानिंग को अपनी ज्योग्राफी और इकोनॉमी के हिसाब से डिज़ाइन करने की। आप हांगकांग को देखो, जब 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना को हैंडओवर किया था, तो वहाँ वन कंट्री टू सिस्टम्स का मॉडल लगाया गया था। हांगकांग एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन यानी कि एसएआर बना, उसका अपना खुद का लीगल सिस्टम है, अपनी करेंसी है और अपना एक अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी है। और इसी ऑटोनॉमी की वजह से हांगकांग इतने सालों तक एशिया का सबसे डोमिनेंट फाइनेंशियल सेंटर बना रहा। न्यूयॉर्क सिटी का भी अपना एक पावरफुल मेयरल सिस्टम चलता है, द मेयर ऑफ एनवाईसी। प्रैक्टिकली ये एक मिनी स्टेट के गवर्नर जैसी ताकत रखता है। एजुकेशन से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट, द फेमस एनवाईपीडी, ये सारी चीजें उसके जुरिस्डिक्शन में आती हैं। इन सभी ग्लोबल सिटीज में एक कॉमन थ्रेड निकल कर आता है, एंड दैट इज ऑफ इंटीग्रेटेड गवर्नेंस। वन लीडर, वन विजन और रिसोर्सेज को डायरेक्टली सिटी के ऊपर खर्च करने की पावर। अब जब हम मुंबई को इन सिटीज के पैरेलल रखकर देखते हैं, तो हमें नजर आता है कि मुंबई में पोटेंशियल तो देखो इन सबसे टक्कर लेने की एक्चुअली में है, लेकिन हमने इस जायंट को, हमने अपने बब्बर शेर को लोकल ब्यूरोक्रेसी और रीजनल पॉलिटिक्स के छोटे धागों से बांध कर रखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि मुंबई ट्रूली इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज को अट्रैक्ट करे, ग्लोबल टैलेंट को रिटेन करे और भारत की $5 ट्रिलियन या फिर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी का मेन इंजन बने, तो हमें इसे 19वीं सदी के एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल से बाहर निकालना पड़ेगा। वी नीड अ 21st सेंचुरी सोल्यूशन। और यहां से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है एक रेडिकल शिफ्ट का, दैट इज मुंबई एज इंडियाज फर्स्ट फाइनेंशियल यूनियन टेरिटरी। अब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो थोड़ा इमेजिन करो, क्या होगा अगर मुंबई को एक फाइनेंशियल यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाए? इस विजन का ब्लूप्रिंट कैसा दिखेगा? सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव आएगा सिंगल पॉइंट ऑफ कमांड में। ये जो बीएमसी, एमएमआरडीए, एसआरए और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का एंडलेस रेड टेपिज्म है ना, इस मॉडल की वजह से ये खत्म होगा सबसे पहले। दिल्ली की तरह नहीं, वहां पे भी पावर्स डिवाइडेड है, वहां एक अलग भसड़ है। बल्कि मुंबई में ऐसा करने से हमें एक, मतलब इस तरह की हम यूटी बना सकते हैं जो एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर या एक डायरेक्टली इलेक्टेड सिटी सीईओ के पास यहाँ ताकत है, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर, अर्बन प्लानिंग, फाइनेंस, इन सारी चीज़ों की पावर है। अगर मुंबई महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से आज़ाद होता है, तो उसका सीधा असर उसके टैक्स एलोकेशन पे पड़ेगा। सोचो, जो हजारों करोड़ रुपए आज स्टेट के दूसरे हिस्सों में डाइवर्ट हो जाते हैं, अगर वो स्पेसिफिकली मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में रिटेन किए जाएं, तो ये शहर कहां से कहां पहुंच सकता है। हम एक दशक के अंदर अंदर ये अपना अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। वर्ल्ड क्लास कोस्टल रोड्स ये एक्सपैंड हो सकती हैं, और धारावी जैसे महानगर के महास्लम, इन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हम और भी ज्यादा फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ये सब हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। देखो, इस चीज को समझो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज और फास्ट क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं अट्रैक्ट करने के लिए। अगर मुंबई एक फाइनेंशियल यूटी बनता है, तो वो ग्लोबल कॉर्पोरेशंस को एक सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफर कर सकता है, अपना खुद का एक टेलर्ड टैक्सेशन सिस्टम और लेबर लॉज बना सकता है, जो स्पेसिफिकली सर्विस और फाइनेंशियल सेक्टर्स को सूट करेंगे। हम एक हांगकांग ऑफ इंडिया ये क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इस तरह के मॉडल से एक ऐसा सॉवरेन फाइनेंशियल हब जो ग्लोबल कैपिटल्स, इंटरनेशनल बैंक्स और वर्ल्ड क्लास टैलेंट के लिए एक मैग्नेट की तरह बनेगा। मुंबई कैन बिकम सच अ सिटी जो अपना फ्यूचर खुद लिखेगा, जहां अर्बन वोटर माइनॉरिटी नहीं, बल्कि उसकी आवाज ही एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर होगी। हाउएवर, सुनने में जितनी इंटरेस्टिंग लग रही है ना चीजें, मजे बड़े आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स और पॉलिसी जो है ना पेपर्स में, ये आइडिया मतलब जितना लॉजिकल लगता है, जमीन पर इसकी रियलिटी उतनी ही कॉम्प्लेक्स और एक्सप्लोसिव है। जब हम इंडिया में पॉलिसी बनाते हैं, तो हम उसे एक वैक्यूम में नहीं बना सकते। यहाँ इमोशंस, हिस्ट्री और रीजनल प्राइड सबसे बड़े वेरिएबल्स होते हैं। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का थॉट ही अपने आप में एक पॉलिटिकल सुइसाइड की तरह है, और इसके पीछे एक बहुत ही डीपली रूटेड हिस्ट्री है। 1950s के एंड में एक बहुत बड़ा और इंटेंस आंदोलन हुआ था, जिसे हम संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट कहते हैं।
आई होप यू पीपल रिमेंबर इट, है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक थोड़ी मूवी में भी दिखा था ये। तो उस वक्त की सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ कैपिटलिस्ट चाहते थे कि मुंबई, जो कि उस टाइम पर बॉम्बे था, उसे एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट बना दिया जाए, ताकि इसका कंट्रोल ना तो महाराष्ट्र के पास रहे और ना ही गुजरात के पास। लेकिन महाराष्ट्रन्स ने इसके खिलाफ एक बहुत ही तगड़ा स्ट्रगल लॉन्च शुरू कर दिया, जिसमें 105 लोगों ने अपनी जान तक गंवाई, जिनकी याद में आज भी साउथ मुंबई में हुतात्मा चौक, माइंड डोंट माइंड माई प्रोनाउंसिएशन, ये हुतात्मा चौक के नाम से एक स्मारक खड़ा है वहां पे। मुंबई आमची आहे ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये महाराष्ट्र का इमोशनल और कल्चरल कोर है। मुंबई के बिना महाराष्ट्र की कल्पना करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिल के बिना जिस्म का होना। ज़्यादा इमोशनल हो गया शायद। चलो थोड़ी देर के लिए ये इमोशंस को साइड साइड पर रखते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट हार्ड इकोनॉमिक्स। अगर मुंबई को अलग कर दिया गया तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी का क्या होगा, ये सोचा किसी ने? स्टेट अपना एक बहुत बड़ा टैक्स बेस ये खो देगा, बाकी के महाराष्ट्र का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट रुक जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इमीडिएटली एक बड़े घातक फिस्कल डेफिसिट में चले जाएगी। तो पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली स्टेट गवर्नमेंट कभी भी इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और कॉन्स्टिट्यूशनली किसी स्टेट को उसकी मर्जी के खिलाफ इफेक्टिवली डिसमेंबर करना, देखो पॉसिबल तो है, लेकिन अगर इसको एग्जीक्यूट किया जाए तो ये एक फेडरल क्राइसिस खड़ा कर सकता है। तो अब हम एक डेडलॉक पर आ गए हैं। एक तरफ मुंबई जैसे मेगा सिटीज हैं जो स्टेट पॉलिटिक्स से उसके जो बोझ हैं उनके नीचे दबते जा रहे हैं और अपना ग्लोबल पोटेंशियल लूज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक हार्श पॉलिटिकल रियलिटी है जो मुंबई को स्टेट से अलग नहीं होने देगी। तो मिडल ग्राउंड क्या है? व्हाट इज द मिड वे? द रियलिस्टिक सोल्यूशन इज नॉट सेपरेशन बट डेवल्यूशन। हमें सिटीज को स्टेट से आजाद नहीं करना, हमें उनकी गवर्नेंस को आजाद करना है। दोनों में फर्क है। मुंबई की प्रॉब्लम का जवाब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही छुपा हुआ है, इन द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 1992 में ये लाया गया था, और ये एक्ट अर्बन लोकल बॉडीज को, म्यूनिसिपैलिटीज को एम्पावर करने के लिए था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसकी आत्मा को ही मार दिया। उन्होंने पावर्स और फंड्स ट्रांसफर ही नहीं किए। हमें पूरे इंडिया के मेगा सिटीज के लिए एक मेयर इन काउंसिल या लंदन मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए। इस मॉडल में चाहे वो मुंबई हो, बेंगलुरु हो या फिर हैदराबाद, बड़े बड़े शहर में सिटी का एक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर होना चाहिए, डायरेक्टली इलेक्टेड। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे सिटी के लोग एक फिक्स्ड 5 साल के टर्म्स के लिए चुने, और जिसको स्टेट गवर्नमेंट आर्बिट्रली हटा ना सके। इस मेयर के पास रियल एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स होनी चाहिए। ये जो MMRDA है, SRA है, वाटर बॉडीज, ये कितने सारे जो एजेंसीज हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, ये मेयर के अंडर होने चाहिए। मेयर और उसके सिटी काउंसिल को रिपोर्ट करने चाहिए। स्टेट का रोल सिर्फ मैक्रो पॉलिसी और लॉ एंड ऑर्डर तक लिमिटेड रहना चाहिए। जब एक सिंगल इलेक्टेड फेस होगा जिसके पास बजट और इंप्लीमेंटेशन की पावर होगी, तो अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली आएगी। अगर सड़क में खड्डा है या मेट्रो डिलेड है, तो चीफ मिनिस्टर और BMC आपस में ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे। लोग डायरेक्टली अपने चुने हुए मेयर से सवाल करेंगे। वी डोंट नीड अ न्यू स्टेट दोस्तों, वी नीड एम्पावर्ड सिटीज। सो माय डियर फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी मेगा सिटीज की सेंचुरी है। अगर इंडिया को 2047 तक एक डेवलप नेशन और एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, तो हमारे इंजन्स ऑफ ग्रोथ, हमारे शहर को 19वीं सदी की पुरानी आर्केइक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से नहीं चलाया जा सकता। मुंबई के पास न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो के लेवल पर परफॉर्म करने का पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए हमें कुछ बोल्ड, स्ट्रक्चरल एंड आउट ऑफ द बॉक्स गवर्नेंस रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। जब तक सिटीज के पास पावर नहीं होगी, तब तक हम सिर्फ स्मार्ट सिटीज की बातें करते रहेंगे, उन्हें ग्राउंड के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। ये टॉपिक सिर्फ मुंबई का नहीं है दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और अर्बन गवर्नेंस के कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन का एक काफी बड़ा और बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है। एंड अगर आप UPSC या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे स्पेसिफिकली यही एक्सपेक्टेशन रहेगी इन बड़ी बड़ी कमीशंस को, बॉडीज को। आपको इश्यूज को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं देखना, आपको उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल रियलिटीज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को कनेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को इस लेवल पर ट्रेन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी स्मार्ट इनफ टू डू दिस, अपने एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो यही राइट टाइम है। हमेशा याद रखिए, UPSC सिर्फ फैक्ट्स का गेम नहीं है, पर्सपेक्टिव का एग्जाम है। और आपकी इस प्रिपरेशन को प्रॉपर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने के लिए टीम स्टडी IQ हम लेकर आए हैं अपना P2I बैच।
इस बैच में हम इसी प्रकार से इन डेप्थ एनालिसिस और पॉलिटी के जो इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट्स हैं एंड इकोनॉमी के मैक्रो ट्रेंड्स उनको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करते हैं, ताकि आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो कि कोई भी एनालिटिकल सवाल आपको परेशान ना करे। अदर देन दिस, करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा और प्रॉपर ग्रिप बनाने के लिए हम एक बहुत ही डिटेल्ड करंट अफेयर्स प्रोग्राम इसी बैच के अंदर डेली लाइव एनालिसिस की फॉर्म में भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें द हिंदू और उसके साथ साथ पीआईबी, पीआरएस, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, योजना, कुरुक्षेत्र, इन सब के बहुत बेहतरीन आर्टिकल्स को डीकोड किया जाता है, ताकि आपका एक भी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव वो मिस ना हो। तो अगर आप सीरियसली अपनी रैंक को सिक्योर करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल इंटेलेक्चुअल डेप्थ देना चाहते हैं, तो आज ही स्टडी आईक्यू की ऐप या फिर वेबसाइट पर जाकर P2I बैच में एनरोल कीजिए। CS लाइव से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी आपका इस मुंबई यूटी वाले आइडिया के बारे में क्या सोचना है? कि आपको लगता है कि डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर इंडिया में वर्क करेगा? मुझे अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और डीप एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप एनालाइजिंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.